बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकाउंटिंग के अंदर जो सबसे पहली चीज़ है वो है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होता है सर? जब भी हम कोई चीज़ बाय या सेल करते हैं तो वो हमारे लिए कहलाता है ट्रांजैक्शन। हम किसी को पेमेंट करें या कोई हमें पे करे तो वो कहलाता है ट्रांजैक्शन। हम किसी को गुड्स रिटर्न करें या कोई हमें गुड्स रिटर्न करे तो वो क्या कहलाता है सर? ट्रांजैक्शन। गर्ज ये कि बिजनेस के अंदर कोई भी कमर्शियल ट्रांजैक्शन होता है, कोई भी कमर्शियल डीलिंग होती है तो उसको हम क्या कहते हैं भाई? ट्रांजैक्शन कहते हैं। बिजनेस के अंदर कोई भी फाइनेंशियल इवेंट होता है तो वो इवेंट क्या कहलाता है सर? ट्रांजैक्शन कहलाता है। ट्रांजैक्शन के बाद जो अगली चीज हमने अकाउंटिंग में सीखनी है वो है आपका सोर्स डॉक्यूमेंट्स। सोर्स डॉक्यूमेंट सर जिसको बिजनेस डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट या बिजनेस डॉक्यूमेंट क्या होता है सर? इसका मतलब ये है, अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने इतने मिलियन डॉलर की सेल्स की है तो आप बोलेंगे सर आपके पास क्या प्रूफ है? अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए आपके पास क्या एविडेंस है कि आपने इतनी सेल्स की है? जैसे हम न्यूज में अक्सर सुनते हैं कि भाई मनी ट्रेल दिखाओ, मनी ट्रेल दिखाओ कि आपने ये जो ट्रांजैक्शंस किए इसकी मनी ट्रेल कहाँ है आपके पास? इसका आपके पास प्रूफ क्या है, एविडेंस क्या है? तो ये जो प्रूफ या एविडेंस होता है बेटा ये कहलाता है बिजनेस डॉक्यूमेंट, जिसका पुराना नाम था सोर्स डॉक्यूमेंट। बिजनेस के अंदर कोई भी डीलिंग हो रही है उसका जब हम एविडेंस बनाएंगे तो उसके लिए एक डॉक्यूमेंट बनेगा जो क्या कहलाता है? सोर्स डॉक्यूमेंट या बिजनेस डॉक्यूमेंट होगा। ये तो कि सर जितने भी हमने ट्रांजैक्शंस किए उनके प्रूफ के तौर पे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे और उन्हीं डॉक्यूमेंट्स से फिर हम बुक्स में अपनी क्या करेंगे? इसको एंटर करेंगे, एंट्री करेंगे। आगे बात बढ़ाते हैं सर। हमारे पास कुछ ट्रांजैक्शंस हैं और हमें ये बात करनी है सर कि कौन से ट्रांजैक्शन के लिए किस तरह का डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। अब एक एक करके बात करते हैं सर। सबसे पहले है सेल ऑफ गुड्स या सर्विसेज ऑन क्रेडिट। सर जब भी हम उधार पे, क्रेडिट पे कोई भी गुड्स बेचेंगे या सर्विसेज बेचेंगे तो हमारे पास एक एविडेंस होना चाहिए, हमें एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। जब भी हम उधार पे कोई गुड्स सप्लाई करेंगे अपने कस्टमर्स को तो जो सेलर है वो जो डॉक्यूमेंट देगा सर उसका नाम होता है सेल्स इनवॉइस। सेल्स इनवॉइस कौन देगा सर? सेलर देगा। इनवॉइस बेसिकली होती है डिमांड फॉर पेमेंट। डिमांड फॉर पेमेंट का मतलब अगर मैंने कस्टमर को उधार पे माल बेचा तो और बाद में मैं कस्टमर को इनवॉइस भेज रहा हूं। इनवॉइस भेजने का मतलब है, समझदार के लिए इशारा काफी है। अब वो ये देख रहा है कि जो अब सर अहमद रजा है वो मुझसे क्या मांग रहे हैं? वो मुझसे डिमांड कर रहे हैं इसकी पेमेंट दे दो। तो इनवॉइस क्या होती है सर? डिमांड फॉर पेमेंट। सेल्स इनवॉइस कौन देता है सर? सेलर देता है। नेक्स्ट क्या है सर? परचेज ऑफ गुड्स या सर्विसेज ऑन क्रेडिट। सर जब भी हम उधार पे माल बेचेंगे तो डॉक्यूमेंट होगा सेल्स इनवॉइस, और जब भी हम उधार पे माल खरीदेंगे तो डॉक्यूमेंट कौन सा होगा सर? परचेज इनवॉइस। बेसिकली सर इनवॉइस एक ही होती है। सेलर उसको क्या नाम देता है? सेल्स इनवॉइस, और बायर उसको क्या नाम देता है? परचेज इनवॉइस। तो बेसिकली होता है जैसे एक बच्चा है, अब्बू ने उसका नाम रखा हुआ है मुन्नू और अम्मी ने नाम रखा हुआ है ये मेरा चन्नू है। सही है। तो अब होता यह है कि भाई बच्चा एक ही है, कोई इसको किसी नाम से बुला रहा है, कोई राजा बेटा कह रहा है, कोई किसी नाम से बुला रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से इनवॉइस एक ही होती है। सेलर ने उसको नाम दिया सेल्स इनवॉइस क्योंकि सेलर क्या कर रहा है? गुड्स सेल कर रहा है। और बायर ने बेटा उसको नाम दिया परचेज इनवॉइस क्योंकि बायर क्या कर रहा है सर? गुड्स बाय कर रहा है। तो ये हो गया सेल्स इनवॉइस, परचेज इनवॉइस। एक और बात इंपॉर्टेंट बेटा आपने समझनी है कि इनवॉइस जो वर्ड है सिर्फ हम उस वक्त यूज करेंगे व्हेन वी आर सेलिंग गुड्स, व्हेन वी आर सेलिंग स्टॉक, व्हेन वी आर सेलिंग इन्वेंट्री। तो सर गुड स्टॉक या इन्वेंट्री के अलावा अगर हम कोई चीज बेचेंगे तो फिर हम इनवॉइस जो है वो ये जो सेल्स इनवॉइस या परचेज इनवॉइस वर्ड यूज नहीं करेंगे। सेल्स इनवॉइस सर कब आएगा वर्ड? जब हम गुड्स सेल कर रहे हैं। परचेज इनवॉइस सर कब आएगा वर्ड? जब हम गुड्स क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं। सर अगर गुड्स या स्टॉक के अलावा कोई चीज खरीदेंगे या बेचेंगे तो क्या हो? तो सर जो डॉक्यूमेंट होगा हमारा उसका नाम है ओनली इनवॉइस। सर अगर हमने गाड़ी बेची क्रेडिट पे या फर्नीचर खरीदा क्रेडिट पे तो सेल्स या परचेज वर्ड नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा? इनवॉइस। तो पता ये चला सर कि बिजनेस के अंदर सेल्स का मतलब क्या होता है? गुड्स का बेचना, स्टॉक का बेचना। बिजनेस में सर परचेज का क्या मतलब होता है? गुड्स का खरीदना या स्टॉक का खरीदना। गुड स्टॉक या इन्वेंट्री, इस पे हम आगे भी बात करेंगे, थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ। गुड या स्टॉक या इन्वेंट्री क्या होती है? जिस चीज की हमने दुकान खोली है अगर हम वो चीज बेच रहे हैं तो हमारे लिए क्या है? गुड स्टॉक या इन्वेंट्री।
सही है। तो अगर बेटा हमने कंप्यूटर की दुकान खोली है तो कंप्यूटर हमारे लिए स्टॉक है, गुड्स है या इन्वेंट्री। तो सर कंप्यूटर बेचना हमारे लिए, अगर कंप्यूटर की दुकान है तो ये हमारे लिए स्टॉक बेचना होगा, गुड्स बेचना होगा। लेकिन कंप्यूटर के अलावा अगर हमने पुरानी गाड़ी बेच दी बिजनेस में जो यूज हो रही थी, डिलीवरी वैन, तो बेटा गाड़ी या कोई और चीज खरीदेंगे बेचेंगे तो क्या आएगा सर, फिर आएगा सिर्फ इनवॉइस। और अगर हम स्टॉक खरीदेंगे या बेचेंगे तो क्या होगा सर, परचेज इनवॉइस या सेल्स इनवॉइस। तो इस तरीके की इनवॉइस हो सकती है सर। यहाँ पे भाई सप्लायर का क्या आ रहा है भाई, नाम और जो है वो पता आ रहा है, सप्लायर ये आपका कंपनी है। फिर कस्टमर का नाम और एड्रेस आ रहा है, और टर्म्स आ रही है बेटा, हमने जो कस्टमर को माल बेचा है किन टर्म्स पे बेचा है, कितने दिन का हमने क्रेडिट दिया है, और ड्यू डेट आ रही है कि कब उसने पैसे देने हैं। हर इनवॉइस का एक यूनिक क्या होगा सर, नंबर होगा, उसको डिफ्रेंशिएट करेगा दूसरी इनवॉइसेस से। फिर हर इनवॉइस की एक डेट होगी कि भाई इस डेट को हमने उधार पे माल बेचा, फिर क्या क्या बेचा भाई, उसकी क्वांटिटी हो गया, रेट हो गया, अमाउंट हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, और जो टोटल अमाउंट हो गया, ये सारी चीजें सर इनवॉइस में होंगी। तो सेल्स इनवॉइस होगी गुड्स सेल करते वक्त क्रेडिट पे, परचेज इनवॉइस होगी गुड्स बाय करते वक्त क्रेडिट पे, और अगर गुड्स के अलावा कोई चीज हम बाय या सेल कर रहे हैं क्रेडिट पे तो क्या होगा सर, सिर्फ इनवॉइस। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे बात करते हैं सर। हमने बात कर ली इनवॉइस होती है डिमांड फॉर पेमेंट। सर इनवॉइस कब आता है, जब गुड्स या हम कोई चीज गुड्स या इसके अलावा कोई चीज बाय या सेल करेंगे क्रेडिट पे। सर व्हाट इफ के अगर हम गुड्स या कोई चीज बाय या सेल कर रहे हैं, या नॉन करंट एसेट बाय या सेल कर रहे हैं कैश पे। अगर हमने कोई चीज खरीदी और उसी वक्त पैसे दे दिए, अगर हमने कोई चीज बेची और उसी वक्त पैसे दे दिए, तो सर फिर इनवॉइस वर्ड नहीं आता। इनवॉइस से उस वक्त आता है जब हम उधार पे डील कर रहे होते हैं। तो सर अगर हम कैश पे डीलिंग करेंगे तो इसमें इनवॉइस वर्ड नहीं आएगा। फिर इनवॉइस की जगह हम क्या यूज करेंगे सर, फिर हम यूज करेंगे रिसीट। रिसीट के अंदर बेटा पी साइलेंट है, इसको रिसिप्ट नहीं पढ़ेंगे, इसको रिसीट पढ़ेंगे। सही है, रिसीट। तो सर कैश पे जब भी हम कोई चीज बाय या सेल करेंगे, चाहे वो गुड्स हो, स्टॉक हो, या वो नॉन करंट एसेट हो, तो फिर कौन सा आएगा बेटा वर्ड, फिर उसके अंदर आएगा रिसीट आएगा। ऐसे ही सर अगर हम पेमेंट देते हैं सप्लायर को बाय कैश, तो उसमें भी हम क्या वर्ड यूज करेंगे, रिसीट। जैसे आपने भाई अगर ट्यूशन की फीस दी ट्यूशन सेंटर में तो आपको वो अकाउंटेंट एक रसीद देता है। आपने जिम की सब्सक्रिप्शन पे की तो आपको एक रसीद मिलती है। आप जो है वो किसी स्टोर पे जाके शॉपिंग करते हैं और उस वक्त आपको जो स्लिप मिलती है ग्रोसरी शॉपिंग में, इम्तियाज वगैरह में, तो वो क्या होती है भाई, रिसीट कहलाती है। अगर आप जो है वो पिज़्ज़ा बाय करते हैं और पिज़्ज़ा की आपको एक रसीद मिलती है वाइट कलर की, तो वो रिसीट होती है। तो बेसिकली रिसीट प्रूफ है कि आपने जो गुड्स बाय या सेल की हैं उसकी पेमेंट हो चुकी है। सही है। तो वो होता है नॉर्मली जो काउंटर होता है और जो एंट्रेंस होता है, वहां पे जो है गार्ड बैठ के चेक कर रहा होता है कि आपने भाई वाकई में उसकी पेमेंट की है जो गुड्स आप बाय कर रहे हैं। सही है, आपने कहीं खुदा ना खास्ता शॉपलिफ्टिंग तो नहीं की। तो ये क्या कहलाएगा सर, ये कहलाएगा रिसीट। रिसीट क्या होती है सर, एक आपका प्रूफ है, ये एविडेंस है कि या आपने उधार पे पहले माल खरीदा था, अब आप पेमेंट दें तो भी रिसीट होगी अगर आप कैश पे पेमेंट दे रहे हैं, या अगर आप जिस वक्त माल खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं उसी वक्त एक डॉक्यूमेंट होगा तो वो क्या कहलाएगा, रिसीट कहलाएगा। रिसीट के बाद बेटा बात आगे बढ़ाता है कस्टमर रिटर्न फॉल्टी गुड्स टू अस। भाई अगर हमने कस्टमर को कोई गुड्स बेची और किसी वजह से वो कस्टमर गुड्स वापस कर रहा है, क्यों वापस कर रहा है, या तो वो गुड्स फॉल्टी हैं, या तो वो कह रहा है यार ये मैंने रॉन्ग जो है वो आपने साइज भेज दिया, रॉन्ग कलर भेज दिया, रॉन्ग स्पेसिफिकेशन भेज दी, मैंने तो ये ऑर्डर नहीं किया था, मैंने कुछ और ऑर्डर किया था। तो किसी भी वजह से बेटा वो कस्टमर हमें गुड्स क्या कर सकता है, रिटर्न कर सकता है। अगर कस्टमर हमें गुड्स रिटर्न कर रहा है तो बेटा एक डॉक्यूमेंट होगा, उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है, क्रेडिट नोट। सही है। अब इसको क्रेडिट नोट क्यों कहते हैं बेटा, होता यह है बेटा कि कस्टमर, देखें यहाँ दो तरह के डॉक्यूमेंट्स बेटा इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है डेबिट नोट और दूसरा होता है क्रेडिट नोट। क्या फर्क है सर, सर कस्टमर जब भी हमें गुड्स रिटर्न करेगा कस्टमर देगा डेबिट नोट। कस्टमर कौन सा डॉक्यूमेंट देगा सर, डेबिट नोट। लेकिन उस डेबिट नोट की कोई वैल्यू नहीं है। अगर हमने वो गुड्स एक्सेप्ट नहीं की तो हम बदले में उसको क्रेडिट नोट नहीं देंगे। देखिए दो तरह के नोट से, जब कस्टमर गुड्स रिटर्न करेगा तो कस्टमर क्या देगा बेटा, डेबिट नोट, और हम एज अ सप्लायर अगर वो गुड्स एक्सेप्ट कर लेंगे वापस तो हम कस्टमर को क्या दे देंगे, क्रेडिट नोट।
तो सवाल सर मेरा ये आता है कि सर ट्रांजैक्शन कस्टमर के डेबिट नोट पे कंप्लीट होगा या हमारे क्रेडिट नोट पे कंप्लीट होगा? तो सर इसका जवाब ये है कि हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा जब हम एज अ सप्लायर कस्टमर की वो गुड्स एक्सेप्ट कर लें और हम उसको दे दें क्रेडिट नोट। कस्टमर के डेबिट नोट की कोई वैल्यू नहीं है, सही। अगर कस्टमर को हमने गुड्स दी बिल्कुल सही और किसी वजह से बेटा वो गुड्स जो है वो खराब करके ले आया, डैमेज करके ले आया, सही है। फोन हमने उसको दिया था बिल्कुल सही चेक करा के और वो फोन अगले दिन तोड़ के ले आया, छोटे बहन भाइयों ने तोड़ दिया और वो कह रहा है भाई ये फोन वापस ले लें, ये तो खराब था, ये तो टूटा हुआ था, तो हम वो फोन वापस नहीं लेंगे। क्यों? हम उसको बोलेंगे भाई देखें हमने आपको चेक कराया, आपने यहाँ पे चलाया, 10 मिनट चेक किया, सब कुछ तसल्ली की, अब आप कह रहे हैं ये फोन टूटा हुआ है, तो हम ये बात एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो हम ये फोन वापस नहीं ले रहे। सही है। तो कस्टमर के डेबिट नोट की कोई वैल्यू नहीं है, बदले में हम एज अ सप्लायर उसको क्या देंगे सर? क्रेडिट नोट देंगे। तो ट्रांजैक्शन कब कंप्लीट हुआ? क्रेडिट नोट पे। सही है। आगे बात बढ़ाते हैं सर, अगर फॉर एग्जांपल कस्टमर को हमने फोन दिया और वो फोन टूटा हुआ नहीं है, बज़ाहिर बिल्कुल सही है, लेकिन अगर वो फोन हैंग हो रहा है, सही है, अब वो हैंग हो रहा है तो हम ये तो नहीं कह सकते कस्टमर को कि आपकी गलती है, आपने कोई ऐसी हरकत की है जिसकी वजह से फोन हैंग हो रहा है, तो अब वो फोन हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा वापस। सही है। तो हम क्या करेंगे? वो फोन वापस ले लेंगे और कस्टमर को तो हमने क्रेडिट नोट दे दिया, उसका अकाउंट क्रेडिट कर दिया, डेबिट क्रेडिट हम आगे पढ़ेंगे, डबल एंट्री, उससे परेशान ना हो। तो हम क्या करेंगे बेटा? कस्टमर को वो गुड्स जो है उससे वापस ले ली हमने, कस्टमर को तो दे दिया क्रेडिट नोट, कहानी यहाँ खत्म हुई। लेकिन वो जो फोन बेटा वो खराब है, अब वो हमारे भी किसी काम का नहीं है क्योंकि वो हैंग हो रहा है। सही। हम क्या करेंगे? वो फोन अपने सप्लायर को वापस देंगे। क्यों? क्योंकि वो हमने वो फोन कहां से खरीदा है बेटा? अपने सप्लायर से खरीदा है। हमारा सप्लायर जो है, हम जब उसको फोन वापस देंगे तो अब हम कौन बन गए बेटा? अब हम बन गए कस्टमर। हम सप्लायर को फोन वापस देंगे और सप्लायर को हम देंगे डेबिट नोट, क्योंकि अब हम कौन है? हम कस्टमर। सप्लायर अगर तो वो गुड्स वापस ले लेता है तो वो हमें बदले में क्या दे देगा? दोबारा क्रेडिट नोट दे देगा। सर जब हम सप्लायर को गुड्स रिटर्न करेंगे तो भी क्या होगा सर? क्रेडिट नोट होगा। जब हम सप्लायर को गुड्स रिटर्न करेंगे तो भी क्रेडिट नोट होगा। तो सर ये दो तरह के क्रेडिट नोट क्यों आ रहे हैं सर? सर एक क्रेडिट नोट वो है जो मैं दे रहा हूं किसको? अपने कस्टमर्स को। तो ये वाला जो क्रेडिट नोट है सर, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा इशूड टू कस्टमर। ये क्रेडिट नोट वो है सर जो हम इशू कर रहे हैं। किसको इशू कर रहे हैं बेटा? अपने कस्टमर्स को। और दूसरा क्रेडिट नोट वो है बेटा जो हम इशू नहीं कर रहे, बल्कि सप्लायर हमारा हमें इशू कर रहा है, हम उससे क्या कर रहे हैं सर? रिसीव कर रहे हैं। हम उससे क्या कर रहे हैं सर? क्रेडिट नोट रिसीव कर रहे हैं। हम किससे रिसीव करेंगे सर क्रेडिट नोट? हम अपने सप्लायर से क्रेडिट नोट क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। तो सर एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं, दोनों में क्या फर्क है। जब हमारा कस्टमर हमें फॉल्टी गुड्स रिटर्न करेगा तो हम अपने कस्टमर को क्या करेंगे? इशू करेंगे क्रेडिट नोट। और ये जो ट्रांजैक्शन है सर, ये कहलाता है सेल्स रिटर्न। ये जो एमसीक्यूज वाला पेपर होता है बेटा अकाउंटिंग में, पेपर 1, चाहे ओ लेवल अकाउंटिंग में हो या एएस लेवल अकाउंटिंग में हो, पेपर 1, तो पेपर 1 के अंदर ये आपसे पूछता है, चाहे आईजीसीएसई हो, आईजीसीएसई और ओ लेवल्स तो आपको पता है पेपर सेम। तो इसके अंदर वो आपसे पूछता है कि सर हमने क्रेडिट नोट इशू किया। सवाल ये आता है हम किसको क्रेडिट नोट इशू करेंगे? अपने कस्टमर को या सप्लायर को? सर हम जो क्रेडिट नोट इशू कर रहे होंगे वो अपने कस्टमर्स को इशू कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि कस्टमर हमें गुड्स रिटर्न कर रहा है और वो क्या कहलाता है? सेल्स रिटर्न। सर अगर हम अपने सप्लायर को गुड्स रिटर्न करेंगे तो हमारा सप्लायर हमें क्रेडिट नोट देगा और हम उसको डेबिट नोट देंगे, लेकिन डेबिट नोट की कोई वैल्यू नहीं होती। कस्टमर बेटा हमेशा डेबिट नोट देता है, चाहे हमारा कस्टमर हमें दे या हम अपने सप्लायर को दें, उस डेबिट नोट की कोई वैल्यू नहीं होती। एग्जाम में हम हमेशा क्या लिखते हैं? क्रेडिट नोट। और क्रेडिट नोट कब होगा सर? जब परचेज रिटर्न हो। और बेटा ये जो सेल्स रिटर्न है इसका एक और भी नाम है और वो है रिटर्न इनवर्ड्स। इनवर्ड्स क्यों कहते हैं सर? जो गुड्स हमने बेची थी वो हमारे पास वापस आ गई और ये क्या कहलाएगा? रिटर्न इनवर्ड्स। और दूसरा कौन सा होता है बेटा? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का क्या मतलब? वो जो गुड्स हमने खरीदी थी अपने सप्लायर से वो हम रिटर्न कर रहे हैं बेटा किसको? अपने सप्लायर को। और ये जो परचेज रिटर्न है इसका दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड्स। इसको रिटर्न आउटवर्ड क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि गुड्स दुकान में से जा रही हैं। और इसको रिटर्न इनवर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि गुड्स दुकान में आ रही हैं।
सही है। तो आपको समझ में आ गया सर, दो तरह के क्रेडिट नोट होते हैं। देख रहे हैं बेटा, बिजनेस में नोट कमाने के लिए कितने नोट इश्यू करने पड़ते हैं। एक होता है डेबिट नोट और एक होता है क्रेडिट नोट। सही है। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं बेटा, रिकैप कर लेते हैं। कस्टमर हमें जब फॉल्टी गुड्स रिटर्न करेगा तो कस्टमर देगा डेबिट नोट, लेकिन उस डेबिट नोट की कोई औकात नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। हम एज अ सप्लायर अगर वो गुड्स एक्सेप्ट कर लेंगे तो हम उसको दे देंगे क्रेडिट नोट, और अगर हम गुड्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम बोलेंगे भाग जाओ, कोई आपको हम गुड्स वापस नहीं ले रहे। तो कस्टमर के डेबिट नोट की कोई वैल्यू नहीं है जब तक हम बदले में क्या ना दे दें, क्रेडिट नोट ना दे दें। अरे बात समझ में। तो डेबिट नोट सर एग्जाम में हम कभी नहीं लिखेंगे। हाँ, डेबिट नोट कब लिख सकते हैं, जब एग्जामिनर क्लियरली पूछे, नाम लेके पूछे कि भाई अहमद ने गुड्स रिटर्न की फॉर एग्जांपल अली को, तो बताओ अहमद ने कौन सा डॉक्यूमेंट दिया होगा गुड्स रिटर्न करते वक्त। अगर अहमद कस्टमर है और कस्टमर का नाम लेके पूछे तो बताओ कस्टमर ने कौन सा डॉक्यूमेंट दिया होगा। तो हम क्या बोलेंगे, फिर हम बोलेंगे हाँ भाई कस्टमर ने दिया होगा डेबिट नोट। लेकिन अगर नाम लेकर नॉर्मली वो नहीं पूछता, सिर्फ ये बोलता है सेल्स रिटर्न हुआ है या परचेज रिटर्न हुआ है, तो हम हमेशा क्या लिखेंगे, क्रेडिट नोट। अगर हम सप्लायर को गुड्स वापस देंगे तो हम सप्लायर को देंगे डेबिट नोट, उसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक वो सप्लायर वो गुड्स एक्सेप्ट नहीं कर लेता और वो हमें गुड्स वापस नहीं दे देता, तो सप्लायर हमें क्रेडिट नोट नहीं देगा। तो ट्रांजैक्शन बेटा हमारे डेबिट नोट की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि अब हम कस्टमर बन गए और हमारा सप्लायर जब हमें क्रेडिट नोट देगा तो वो ट्रांजैक्शन क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो समझ में आ गया बेटा, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। तो इस तरीके का बेटा डेबिट नोट और क्रेडिट नोट होता है। एक तरफ सप्लायर का नाम पता कि भाई कौन क्रेडिट नोट दे रहा है, और एक तरफ कस्टमर का नाम और एड्रेस कि हम किसको क्रेडिट नोट दे रहे हैं। डेबिट नोट को सर डेबिट नोट क्यों कहते हैं, क्रेडिट नोट को क्रेडिट नोट क्यों कहते हैं, ये आपको आगे बात ज्यादा समझ में आएगी। थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। अगर मैं सप्लायर हूं और मैंने आपको गुड्स बेची क्रेडिट पे, आप हैं कस्टमर, तो बेटा आप मेरे लिए कौन है, कस्टमर है, आप मेरे लिए एसेट है, और मैं आपके लिए कौन हूं, लायबिलिटी हूं। हम आगे जाके एक चीज पढ़ेंगे, एसेट का नेचर होता है डेबिट और लायबिलिटी का नेचर क्या होता है सर, क्रेडिट। अगर मैंने आपको गुड्स सेल की तो आप मेरे कस्टमर हैं, मैंने आपसे पैसे लेने हैं, मेरे लिए आप एसेट हैं, रिसीवेबल हैं, और मैं आपके लिए कौन हूं, सप्लायर हूं, और मैं आपके लिए क्या हूं, लायबिलिटी। अगर किसी वजह से आप वो फॉल्टी गुड्स हैं और आप वो रिटर्न कर रहे हैं, तो आप अब उसके पैसे नहीं देना चाहेंगे। क्यों नहीं देना चाहेंगे, जब आपने गुड्स ही वापस दे दी तो आप बोलेंगे अब मैं पैसे क्यों दूं जब मैंने आपको गुड्स ही रिटर्न कर दी। तो इसलिए बेटा जब आप गुड्स वापस देते हैं तो आप अपनी लायबिलिटी को कम करते हैं। हमने अभी बात की लायबिलिटी का नेचर क्या होता है सर, क्रेडिट। क्योंकि आप अपनी लायबिलिटी को कम कर रहे हैं तो आप अपनी लायबिलिटी को कम करने के लिए क्या देंगे, डेबिट नोट देंगे। लायबिलिटी को कम करने के लिए क्या किया जाता है सर, डेबिट किया जाता है। और मैं एज अ सप्लायर, मैं जो है वो सप्लायर हूं, क्योंकि मैंने आपसे पैसे लेने हैं, और चूंकि अब आप पैसे देने वाले नहीं हैं क्योंकि आपने गुड्स रिटर्न कर दी, तो मैं क्या करूंगा, कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट कर दूंगा। सही है। तो डेबिट नोट क्यों कहते हैं आप, क्योंकि आप अपनी लायबिलिटी को कम करने के लिए डेबिट कर रहे हैं। और मैं उसको क्रेडिट नोट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं अपने कस्टमर को, एसेट को कम करने के लिए क्या कर रहा हूं, क्रेडिट नोट कर रहा हूं। सही है। तो थोड़ी सी लंबी बात हो गई, लेकिन ये समझाना जरूरी था, कंफ्यूजन डेबिट और क्रेडिट नोट। हम पढ़ रहे हैं बेटा बिजनेस डॉक्यूमेंट या सोर्स डॉक्यूमेंट। जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं उसके प्रूफ या एविडेंस के तौर पे हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं और उसका नाम क्या होता है, बिजनेस डॉक्यूमेंट या सोर्स डॉक्यूमेंट। सर जब भी हम जो है वो सैलरी या वेजेस पे करते हैं तो उसके लिए एक स्पेशल डॉक्यूमेंट बनता है, चाहे कैश से पे करें या चेक से पे करें या ऑनलाइन बैंक से ट्रांसफर करें। नॉर्मली कंपनीज जब सैलरी देती हैं तो बैंक से डायरेक्ट ट्रांसफर कर देती हैं अपने स्टाफ को, लेकिन एक हम स्लिप बनाते हैं और वो कहलाती है सर पे स्लिप। या इसके लिए एक और भी डॉक्यूमेंट बन सकता है, वेज शीट। अब ये पे स्लिप या वेज शीट क्या है सर, ये एक एविडेंस है कि हमने सैलरी दी है स्टाफ को। तो स्टाफ की जो तनख्वाह होती है, सैलरी या वेजेस में आपको थोड़ा डिफरेंस पता होगा। सैलरी नॉर्मली उन एम्प्लॉयज को दी जाती है जो नॉर्मली थोड़े से परमानेंट एम्प्लॉयज या एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के एम्प्लॉयज हैं, जिनको मंथली बेसिस पे सैलरी दी जाती है। और ये जो होता है आपका वेजेस, ये नॉर्मली होता है डेली, वो कहते हैं ना दिहाड़ी वाले मजदूर। सही है। तो जो डेली या वीकली वाले एम्प्लॉयज होते हैं, सही है, वो कुछ होटल्स में लिखा हुआ होता है, रेस्टोरेंट्स में, सही है, और खासतौर पे ढाबे टाइप होता है कि मजदूरों को रोजाना उजरत दी जाती है। तो ये दिहाड़ी जो होती है ये वेजेस होती हैं। तो सैलरी या वेजेस जब हम पे करते हैं तो बेटा इसका एक डॉक्यूमेंट बनता है। इसके अंदर क्या होता है बेटा कि ये ग्रॉस सैलरी है कि भाई इतनी आपकी तनख्वाह थी, इसके बाद आपको इतना खाने का अलाउंस मिला, इतना ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला, इतना मेडिकल अलाउंस मिला, इतना इंश्योरेंस। सही है। तो ये टोटल आपका अलाउंस है, उसमें से अगर कोई डिडक्शंस हो गई कि हमने इतना प्रोविडेंट फंड काट लिया,
सही है, पाकिस्तान में प्रोविडेंट फंड कहते हैं इसको, नेशनल इंश्योरेंस वगैरह कहते हैं यूके में। फिर इतना टैक्स काट लिया, एंड में इतनी तनख्वाह आपकी बच गई, इतना आपने लोन लिया हुआ था उसकी इंस्टॉलमेंट काट ली, इतनी आपने छुट्टियां की वो हमने पैसे काट लिए, तो एंड में जो कट कटा के भाई आपके अकाउंट में पैसे आए या इतने आपको कैश मिले, तो ये जो पूरा हिसाब होता है बेटा सैलरी या वेजेस का, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है पे स्लिप या वेज शीट। इसमें भाई हर एम्प्लॉय का नाम होगा, वो होगा आपका डिपार्टमेंट कहाँ काम कर रहा है, एम्प्लॉय की आईडी होगी, तो ये एक प्रूफ है, एविडेंस है, सही है। तो इस पे हम साइन भी करवा लेंगे। कल को एम्प्लॉय कहता है यार इस महीने की तो आपने मुझे तनख्वाह ही नहीं दी, मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ, मेरी तनख्वाह दो, तो हम बोलेंगे भाई ये देखो ये पिछले महीने का आपका वेज शीट है, सही है, या पे स्लिप है। वेज शीट नॉर्मली क्या होती है, पूरे डिपार्टमेंट की एक साथ बनती है, और पे स्लिप जो होती है, सैलरी स्लिप जो होती है, पे स्लिप, ये हर एम्प्लॉय की जो है वो अलग अलग बन रही होती है, सही है। तो जब भी हम सैलरी या वेजेस पे करेंगे, चाहे कैश से पे करें या चेक से, तो ये एक स्पेशल डॉक्यूमेंट बनेगा। नॉर्मली ये डॉक्यूमेंट्स हमें एग्जाम में बनाने नहीं होंगे, हाँ, लेकिन ये हो सकता है इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट दिया हुआ हो और थोड़ा बहुत आपको कैलकुलेशन करनी हो, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आता। बस ये है कि जैसे इनवॉइस हो गई तो उसमें क्वांटिटी दी हुई होगी, रेट दिया होगा, आपको मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकालना होगा, या टोटल अमाउंट दिया होगा और आपको क्वांटिटी दी हुई होगी तो डिवाइड करके रेट निकालना होगा, सही, या डिस्काउंट वगैरह आपने माइनस करना होगा। तो ये छोटी मोटी कैलकुलेशन आ सकती है बिजनेस डॉक्यूमेंट के हवाले से। बस मेन चीज है बेटा आइडेंटिफिकेशन, आपको पता होना चाहिए कि कौन से डॉक्यूमेंट के लिए, सही है, सॉरी, कौन से ट्रांजैक्शन के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट बनता है। अरे बात समझ में, आगे बात बढ़ाते हैं सर। अगर हम सप्लायर को पेमेंट करें या कोई भी एक्सपेंस की पेमेंट करें बाय चेक, सही, जैसे अगर हम रेंट का पेमेंट दे रहे हैं अपने लैंडलॉर्ड को, रेंट पे कर रहे हैं बाय चेक, या हमने सप्लायर से उधार पे माल खरीदा था और अब वो कह रहा है भाई शराफत से उसके पैसे दे दो, तो जब भी सप्लायर को बेटा हम पेमेंट देंगे या रेंट वगैरह की पेमेंट देंगे चेक से, कर्ज ये चेक से कोई भी पेमेंट करें सैलरी के अलावा, तो कौन सा डॉक्यूमेंट होगा सर? डॉक्यूमेंट का नाम है चेक काउंटर फॉइल। क्या नाम है सर? चेक काउंटर फॉइल, जिसको चेक स्टब भी कहते हैं, STUB, चेक काउंटर फॉइल या चेक स्टब। सर ये क्या चीज होती है काउंटर फॉइल? आपने चेक बुक यकीनन देखी होगी, आपका अगर अपना अकाउंट है तो, और अगर आपका अपना अकाउंट बहुत सारे बच्चों का नहीं होगा, सही है, क्योंकि उसके लिए आपको जो है वो मेरे ख्याल से मिनिमम 18 चाहिए होता है, सही है। हाँ, वो किड्स के अकाउंट हो सकते हैं, उसकी कोई चेक बुक हो सकती है, लेकिन नॉर्मली जो अडल्ट होता है उसका अकाउंट खुलता है 18 साल में, जब आपका CNIC बन जाता है, सही है। तो उस वक्त जो है आपको चेक बुक मिलती है आपके अकाउंट के साथ, सही। अगर आपने अपने पेरेंट्स की चेक बुक देखी हो, तो जब हम सप्लायर को बेटा चेक देते हैं तो देखें यहाँ तो बाइंडिंग होती है, सही, स्टेपल लगा होता है, तो जब हम चेक फाड़ेंगे तो ये जो बाइंडिंग है यहाँ से नहीं फाड़ेंगे स्टेपल से, बल्कि यहाँ से हम चेक को टीयर करेंगे। यहाँ पे परफोरेटेड एक डॉटेड लाइन होती है, सही है, डॉट डॉट होते हैं, यहाँ से जो है वो टीयर करने में हमें क्या होगी, आसानी होगी, ये डॉटेड लाइन होती है। तो बेटा जब हम चेक को फाड़ेंगे, यहाँ से फाड़ के सप्लायर को चेक दे देंगे, लेकिन ये हिस्सा हम अपने पास रहने देंगे, और ये हिस्सा जो रह जाता है हमारे पास, ये क्या कहलाता है? चेक काउंटर फॉइल। सर ये क्यों होता है? देखें, जो चीजें हमने चेक पे लिखी, जैसे सप्लायर का नाम लिखा, डेट लिखी आज की, और भाई हमने जो अमाउंट लिखा डिजिट्स में, वर्ड्स में, सही है, तो ये जो है जब हम चेक से पेमेंट देते हैं सप्लायर को, तो जितनी चीजें हमने चेक पे लिखी, डेट वगैरह, वही सारी चीजें हम काउंटर फॉइल में लिखते हैं। सर सवाल ये आता है, जब ये चेक पे सारी चीजें लिखी हुई हैं तो काउंटर फॉइल पे दोबारा लिखने का क्या मकसद है? सर दोबारा लिखने का मकसद ये है कि चेक तो हमने दे दिया किसको? सप्लायर को, सही। अब हमारे पास क्या है? चेक तो हमने सप्लायर को दे दिया, अब हमारे पास जो चीज है बेटा वो है काउंटर फॉइल। तो बेटा दो इसके रीजंस है। पहली रीजन ये है कि जब हम अपने पास एंट्री करना शुरू करेंगे, हो सकता है हम डेली एंट्री ना करें, वीकली करें या मंथली बेसिस पे एंट्रीज बना रहे हैं, सही, तो हमें पूरे महीने का याद थोड़ी है कि हमने इस महीने किस किस सप्लायर को कितना कितना चेक दिया है, सही है। तो इसके लिए बेटा हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ताकि जब हम एंट्रीज बनाए कहाँ पे? अपने बुक्स में, तो ये हम जो है वो चेक काउंटर फॉइल को देख के क्या बनाएंगे? एंट्रीज बनाएंगे। बेटा इसका एक दूसरा पर्पस भी है। दूसरा पर्पस ये है कि हमारा सप्लायर हमें ये कह रहा है भाई कि अगर सप्लायर मुकर गया, सप्लायर कह रहा है यार आपने तो मुझे चेक ही नहीं दिया यार, ये क्या मजाक है, तो हम बोलेंगे बेटा सुनो जरा, रुको जरा, इधर आओ, सही है ना, सब्र करो। हम उसको बोलेंगे बेटा ये आप देखो, बेटा तो नहीं बोलेंगे, खैर सही है, हम बोलेंगे भाई आप ये देखें, ये चेक काउंटर फॉइल है, ये इस डेट को हमने आपको ये चेक दिया है, इसका ये चेक नंबर है, ये अमाउंट है, ये डेट है, और आपकी यहाँ पे हमने साइन करवा ली है, सही है ना। हम इस पे साइन भी करवा लेंगे ताकि अगला बाद में मुकर ना जाए कि यार आपने मुझे चेक ही नहीं दिया, सही है। तो ये हो गया चेक काउंटर फॉइल। सर चेक से जब भी कोई पेमेंट होगी तो उसकी एंट्री कहाँ होगी? सर ये चेक काउंटर फॉइल, ये हमारे पास प्रूफ है या एविडेंस है कि हमने सप्लायर को चेक से पेमेंट कर दी। नेक्स्ट क्या है बेटा? सेंड समरी ऑफ ट्रांजैक्शंस टू
डेटर्स, डेटर्स कौन होते हैं बेटा? हमारे क्रेडिट कस्टमर्स होते हैं। जब भी हम कस्टमर्स को उधार पे माल बेचते हैं तो ये कस्टमर्स हमारे ट्रेड रिसीवेबल कहलाते हैं, जिसका पुराना नाम था, ओल्ड टर्मिनोलॉजी है डेटर्स और नया नाम है ट्रेड रिसीवेबल। तो जब भी हम सप्लायर को बेटा पेमेंट करते हैं, किससे, सॉरी, जब भी हम अपने कस्टमर्स को मंथ एंड पे पूरे महीने का हिसाब भेजते हैं, तो वो जो पूरे महीने का हिसाब भेजा जाता है बेटा कस्टमर्स को, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। क्या कहलाता है सर? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बेटा कुछ इस तरह की होती है। इसके अंदर क्या क्या होता है सर? डेट का कॉलम होता है, सही है, डिस्क्रिप्शन होता है कि भाई हमने उसको क्या माल बेचा, उसने क्या माल हमें रिटर्न किया, कितना उसने हमें पैसे दिए, सही है, और उसके बाद इसमें डेबिट क्रेडिट आ जाएगा और बैलेंस आ जाएगा। सही, हर ट्रांजैक्शन के बाद बेटा बैलेंस आ रहा होगा कि अब कस्टमर का इतना बैलेंस रह गया। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बेटा क्यों बेचते हैं हम? कस्टमर्स को मंथ एंड पे रिमाइंडर के तौर पे बेचते हैं कि पूरे महीने हमने आपकी सेवा की, नाउ इट्स टाइम कि अब आप हमें उसका क्या दें, मेवा दें, सही है, इसके आप हमें पैसे दें, सही है। तो ये कहलाता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ये बेसिकली रिमाइंडर के तौर पे होता है। जब हम उधार पे माल बेच रहे होते हैं तो हम कस्टमर को एक ये रिकॉर्ड के तौर पे बेचते हैं, क्योंकि कस्टमर ने भी बेटा एक रिकॉर्ड रखा होगा, एक लेजर रखा होगा हमारा, तो कस्टमर मैच कर सके कि वाकई में जो हम उससे पैसे मांग रहे हैं, रिमाइंडर हम उसको दे रहे हैं, कि वाकई में उसने हमसे इतना माल खरीदा भी है या नहीं, या उसने अगर कोई हमें पेमेंट की है तो वाकई में वो पेमेंट हमने माइनस की है या नहीं की, हम उससे कोई डबल पैसे तो नहीं मांग रहे, हम उससे कोई नाजायज पैसे तो नहीं मांग रहे। तो कस्टमर का राइट है वो क्या करे, वो रिकॉर्ड को चेक करे। तो उसके लिए हम अपने सारे क्रेडिट कस्टमर्स को मंथ एंड पे ये हिसाब बेचते हैं, वो क्या कहलाता है? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। भाई जैसे अगर आपको याद हो, अगर आप घर पे ज्यादा रहते हैं तो महीने के एंड पे अम्मी बहुत ज्यादा परेशान रहती हैं। क्यों? क्योंकि भाई सारे जो लेनदार होते हैं वो आके पैसे मांग रहे होते हैं, सही है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रोसरी शॉप है, कोई मोहल्ले वाली दुकान वाली, कि अगर आप क्रेडिट पे गुड्स बाय करते हैं तो वो आ गया। मिल्क शॉप है तो वो पूरे महीने का हिसाब लेकर आ गया कि बाजी आप पूरे महीने के पैसे दे दे, इतना दूध दही वगैरह आपने मंगवाया। फिर ऐसे ही अखबार वाला आ गया, बाजी मेरे इतने पैसे हैं। गोश्त वाला आ गया, सही है, मीट शॉप वाला आ गया। तो ये सारे लोग अपना स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट लेके आ रहे होते हैं, ऑल्दो उनको ये नहीं पता कि उसको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कहते हैं, लेकिन उनको ये पता है कि ये खाता है पूरे महीने का, और ये पूरे महीने का हिसाब हम अपने सारे क्रेडिट कस्टमर्स को देते हैं रिमाइंडर के तौर पे, सही है। और दूसरी बात ये बेटा, ये जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है इसकी हम अलग से कोई एंट्री नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि ये कोई नया ट्रांजैक्शन नहीं है। पूरे महीने में बेटा जितने ट्रांजैक्शन ऑलरेडी हो चुके हैं, ये पूरे महीने के ट्रांजैक्शंस की क्या है? समरी है, सही है, उसका खुलासा है। ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट हो गया। नेक्स्ट बेटा हम पढ़ रहे हैं बिजनेस डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट, रिसीव समरी ऑफ ट्रांजैक्शन फ्रॉम बैंक। जैसे बेटा हम अपने सारे क्रेडिट कस्टमर्स को मंथ एंड पे पूरे महीने का क्या भेज रहे हैं? हिसाब भेज रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही बैंक हमें पूरे महीने का क्या भेज रहा है भाई? हिसाब भेज रहा है। जैसे हम अपने कस्टमर्स को हिसाब भेज रहे हैं, ऐसे ही बैंक भी हमें एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भेज रहा है, क्योंकि हम बैंक के कौन है? कस्टमर है। लेकिन बैंक उसको नाम स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट नहीं देता डिफरेंशिएट करने के लिए, क्योंकि बैंक के थोड़े चौड़े हैं। तो बैंक क्या करता है भाई? उसको नाम देता है बैंक स्टेटमेंट। क्या नाम देता है सर? बैंक स्टेटमेंट। तो आपने शायद कभी बैंक स्टेटमेंट देखी, और नॉर्मली पेरेंट्स जो है वो बैंक स्टेटमेंट कभी दिखाते नहीं है बच्चों को। क्यों नहीं दिखाते सर? क्योंकि फिर जो है बच्चे डिमांड करने लगते हैं, अरे यार हमारे पास तो इतना पैसा है, हमें तो पता नहीं था, तो वो नए आईफोन की डिमांड कर देते हैं एंड सो ऑन। तो इसीलिए भाई पेरेंट्स जो है वो बहुत छुपा के रखते हैं। तो बेटा अगर आपका अकाउंट है बैंक में, तो आप जब चाहें ऐप के थ्रू वो बैंक स्टेटमेंट जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर आप ऐप के थ्रू डाउनलोड करते हैं तो उसके कोई चार्जेस नहीं होते, सही है, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। लेकिन अगर आप बैंक से जाके बोले कि हमें प्रिंट आउट दो, तो बैंक उसके क्या करता है? चार्जेस भी लेता है, और वो आपकी स्टेटमेंट में ही चार्जेस डाल देता है कि भाई इतने पैसे हमने काट लिए, क्योंकि आपने हमसे स्टेटमेंट क्या करवाई? प्रिंट करवाई, सही है। दूसरी बात ये, एक खास पीरियड होता है 3 महीने या 6 महीने के बाद बैंक आपको एक स्टेटमेंट देता है, और वो उसके लिए कंपलसरी होती है, स्टेट बैंक की रिक्वायरमेंट होती है, और उसके वो आपसे चार्जेस नहीं लेता अगर बैंक आपको खुद भेज रहा है। लेकिन अगर आप रोज जाके खड़े हो जाएं या हर महीने के भाई मुझे स्टेटमेंट निकाल के दो, तो बैंक उसके, जब आप डिमांड करते हैं तो बैंक चार्जेस लेता है। लेकिन अगर बैंक खुद भेजता है बाय लॉ, जो उसके लिए जरूरी होता है, तो उसके कोई चार्जेस नहीं होते। तो बैंक स्टेटमेंट में बेसिकली बेटा डेट होती है, किस तारीख को ट्रांजेक्शन हुआ, क्या
ट्रांजैक्शन हुआ कि आपने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए या बैंक से पैसे निकाले या बैंक ने चार्जेस लिए या कोई भी XYZ काम हुआ आपके अकाउंट में, सही है। एक कॉलम होता है डेबिट, एक क्रेडिट और एक बैलेंस, सही है। डेबिट के लिए यहाँ पे विड्रॉ का वर्ड यूज हो रहा है, आपने बैंक से पैसे निकाले, विड्रॉ। क्रेडिट के लिए यहाँ डिपॉजिट का वर्ड यूज होता है कि आपने बैंक में पैसे डाले और एंड में बैलेंस आ गया कि इतना बैलेंस। इसमें फायदा ये होता है बेटा, हर ट्रांजैक्शन के बाद आपको पता लग रहा होता है कि आपके अकाउंट में अब कितने पैसे रह गए, सही। और अगर आपका अकाउंट माइनस में चला गया, जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल में माइनस में आ रहा है, तो ये कहलाता है बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट वर्ड निकला है ओवरड्रॉन से। ड्रॉन का क्या मतलब, बैंक से पैसे निकालना, जैसे होता है ना ड्रॉयर, ड्रॉयर से पैसे निकालना, सही है। तो ड्रॉन का मतलब बैंक से पैसे निकालना, ओवरड्रॉन का मतलब बेटा जितने पैसे हमारे अकाउंट में हैं हमने उससे ज्यादा पैसे बैंक से क्या कर लिए, निकाल लिए। अगर हमने ज्यादा पैसे निकाल लिए, नॉर्मली तो आप नहीं निकलवा सकते, तो इसमें आपने बैंक से पहले जाके बात करनी होगी। अगर बैंक आपको अलाउ कर दे तो बैंक आपको जो एक्स्ट्रा पैसे दे रहा है वो सवाब की नियत से नहीं दे रहा, बैंक उस पर फिर क्या चार्ज करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है। ये बिल्कुल क्रेडिट कार्ड की तरह है कि आपके पास पैसे हैं नहीं लेकिन आपने खर्च कर दिए, क्रेडिट दे दिया बैंक ने आपको, शॉर्ट टर्म उधार दे दिया, अब आप लास्ट ट्रांजैक्शन जो हमारे पास है जिसका हमें बिजनेस डॉक्यूमेंट देखना है वो है डिपॉजिटेड कैश या चेक टू अवर बैंक अकाउंट। देखें, आप बहुत दफा बैंक गए हैं पैसे निकलवाने, चाहे वो आप चेक से पैसे निकालें या ATM के थ्रू पैसे निकालें। सर क्या कभी आपने अपने अकाउंट में या आपके पेरेंट्स ने अपने अकाउंट में पैसे डाले हैं, डिपॉजिट किए हैं? बिल्कुल। तो सर डिपॉजिट कैसे करते हैं? डिपॉजिट करने के लिए हम एक स्लिप भरते हैं और उस स्लिप का नाम होता है बेटा पे इन स्लिप। क्या नाम होता है? पे इन स्लिप, जिसको पेइंग इन स्लिप भी कहते हैं। पे इन स्लिप या पेइंग इन स्लिप इसका नाम होता है। यूके की हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो वहां पे ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है। पाकिस्तान में इसको हम डिपॉजिट स्लिप भी कहते हैं। डिपॉजिट स्लिप क्या होती है सर, कि जब भी हम बैंक में जाते हैं और हम अपना पैसा कैश हो गया या चेक हो गया बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो हमें स्लिप भरनी पड़ती है। तो पहले तो ये 2 स्लिप्स आती थी, एक हम दोनों पे भरते थे और एक हिस्सा बैंक जो है वो अपने पास रखता था और एक हिस्सा प्रिंट करके स्टैम्प करके प्रूफ के तौर पे आपको देता था। लेकिन अब इसकी आसानी हो गई, अब एक ही हमें भरनी होती है और नीचे उसके कार्बन कॉपी होती है। तो जब आप ऊपर लिखते हैं तो ऑलरेडी नीचे वाली कॉपी में भी वही लिखा हुआ आ जाता है। तो बैंक उसको चेक करता है, आपके अकाउंट में कैश या चेक डिपॉजिट करता है और आपको स्लिप दे देता है प्रिंट करके, प्रिंटर से या स्टैंप लगा के। तो ये प्रूफ है या एविडेंस है आपके पास कि आपने इतना पैसा बैंक में डाला। इससे आपको 2 फायदे होंगे बेटा। अगर आपके पास स्लिप आ गई तो उससे जाके आप अपने पास बुक्स में क्या करेंगे, एंटर करेंगे ये ट्रांजैक्शन कि मैंने इतना कैश या बैंक में क्या किया, चेक किया, कैश बैंक में डिपॉजिट किया, जमा कराया। दूसरा एविडेंस बेटा आपके पास ये है कि आपके पास प्रूफ आ गया कि आपने इतने पैसे बैंक में डाले। फॉर एग्जांपल बेटा कि आपने बैंक में पैसे डाले 1,100,000 और किसी वजह से कैशियर ने क्या की, होशियारी की कि आपके अकाउंट में डिपॉजिट किए सिर्फ 10,000। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है लेकिन मैं आपको एक बात समझा रहा हूँ कि अगर कोई फ्रॉड करना चाहे आपके साथ तो वो ये कर सकता है कि आपको वो स्लिप दे दे 10,000 की, सही। आपने वो स्लिप चेक नहीं की या आपने क्या किया, बाहर आके वो स्लिप फाड़ दी, फेंक दी, सही है। और आप खुशी खुशी अपने घर चले गए कि यार मेरे अकाउंट में मैंने 1,00,000 रुपए जमा कर लिए। कुछ दिन के बाद आपने स्टेटमेंट देखी तो पता चला यार मेरे तो अकाउंट में 10,000 आए और जो है मैंने तो 1,00,000 डलवाए थे। तो अब आपके पास प्रूफ नहीं है या एविडेंस नहीं है क्योंकि आपने वो स्लिप फेंक दी थी। ये भी हो सकता है कि आपकी स्लिप पे 1,00,000 रुपए लिखा हुआ हो लेकिन कैशियर ने आपके अकाउंट में सिर्फ 10,000 डाले, बाकी 90,000 उसने अपने पास रख लिए, सही है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नहीं होता लेकिन अगर ऐसा हुआ तो आपके पास क्लेम करने के लिए क्या चीज है, एक ही चीज है और वो है डिपॉजिट स्लिप, जिसको यहाँ पे हम डिपॉजिट स्लिप नहीं लिखते, पे स्लिप लिखते हैं या पेइंग इन स्लिप लिखते हैं, सही है। तो आई होप बेटा आप लोगों को समझ में आया कि ट्रांजैक्शन क्या होता है और ट्रांजैक्शन के प्रूफ या एविडेंस के तौर पे जो डॉक्यूमेंट बनता है वो क्या होता है, वो होता है बिजनेस डॉक्यूमेंट, जिसका पुराना नाम था सोर्स डॉक्यूमेंट और नया नाम क्या है, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।